हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। वहां पर हमने शुरुआत की थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जनरल आइडिया हमने ले लिया था। फिर कुछ इसके एलिमेंट्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ा कि ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्यों उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, आईयूपीएससी द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है उसको हमने अच्छे से डिफाइन किया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। लेकिन जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जैसे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये क्या है, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनका क्या है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। जो हमारा डी ऑर्बिटल है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। इनका क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। चलिए, फिर हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया था, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। क्या क्या एलिमेंट्स इनमें हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, और एटॉमिक नंबर्स क्या क्या हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम कर रहे थे। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, उनके बारे में भी हमने देख लिया था। सबसे पहले हमने बात की थी बच्चों इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। फिर हमने बात की थी कुछ जो हमारे यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारे हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा रिलेटिवली मोर स्टेबल, यानी कि ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड से, ठीक। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलो, तो यहाँ पर सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज के एलिमेंट है। फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट हमने पहले लिख लिए थे। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट सीरीज के। स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 21 से, ये है 21, ये है 22, ये है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो ये तो है हमारे एटॉमिक नंबर, समझ गए हम, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर शुरू होता है 3D से और 4S। 3D में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और 4S में 2 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 3D में 2 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर D में 5 होते हैं, फिर यहाँ पर भी 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, यहाँ पर 10 होते हैं, यहाँ पर भी D पर 10 इलेक्ट्रॉन। S की बात करें तो यहाँ पर S पर 2, S पर 2, यहाँ पर S पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। यही तो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन, S पर और D पर। तो वैसे ही यहाँ पर S में और D में जो इलेक्ट्रॉन है वो लिखा गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4D1 5S2, ठीक है। जैसे स्कैंडियम का था, देखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था हमने, देखो यहाँ पर 4D1 5S2। वैसे यहाँ पर क्या है, 5D, सॉरी, यहाँ पर क्या था, 3D1 4S2। वैसे यहाँ पर 4D1 5S2, यहाँ पर 5D1 6S2, यहाँ पर 6D1 7S2। है सेम, है सेम, लेकिन क्या बदल रहा है, पीरियड नंबर बदल रहा है। ये जो 4 है ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, ठीक है। ये बस चेंज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये हमारा फोर्थ पीरियड में था, ठीक है, ये फोर्थ पीरियड में था, तो यहाँ पर S4 है, D3 हो गया 1 नंबर का। तो वैसे ये फिफ्थ पीरियड में है, तो S हो गया 5 और D हो गया 4, ठीक है।
ठीक ठीक। वैसे ये हमारा कौन से पीरियड का, 6th पीरियड का, ये 7th पीरियड का। अब ये 6th पीरियड है, यानी कि एस क्या है 6 और ये डी हो गया उससे एक कम। ये 7th पीरियड का एस हो गया 7 और डी हो गया 6। तो यहाँ पर भी कुछ आपको दिखेंगे जो थोड़ा जिसमें एक्सेप्शनल केसेस है, तो आपको ये सारे नोट कर लेने। आप ऐसा ना नोट करके आप चाहो तो इसको ऐसा नोट कर सकते हो 4D1 5S2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले आपको, सबसे पहले आपको ये जो एलिमेंट्स है बच्चों ये याद होने चाहिए, 3D सीरीज के, 4D सीरीज के और 5D सीरीज। ठीक, 6D सीरीज के याद नहीं भी होंगे तो चलेगा, ठीक है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले आप याद कर लीजिए 3D सीरीज जो हमारी ये स्कैंडियम टाइटेनियम वाली है, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए आपको ये सारी सीरीज याद करने हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, सबकी सेम ही है, बस नंबर्स आपको चेंज करते रहना है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस है बस वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए तो नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, अब जैसे यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस, वैसे ही यहाँ पर है ये और कैडमियम, यहाँ पर प्लैटिनम और मर्क्यूरी। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो ये आपको नोट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये दो हैं यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, चलिए देखो यहाँ तक तो सारे सेम है, सिंपल 4D1 5S2, यहाँ पर 4D2 5S2। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम है पूरे 8 तक। फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे ही यहाँ पर क्रोमियम में और कॉपर पर क्या था, एक्सेप्शन था। ठीक, चलो तो नोट कर लो, इतना नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी 3D सीरीज है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में दिया हुआ है। चलो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अच्छा, हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया है, तो स्टार्टिंग में अगर हम अच्छे से याद कर लेंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बार बार अगर हमने लिखते रहेंगे तो हमें अच्छे से इजीली लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक का भी अगर आपको याद होता है तो बाकी ये सारे भी आपको याद हो जाएंगे, बस नंबर आपको चेंज करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है जो एक्सेप्शनल केसेस है, बाकी सारे सेम है, सेम जगह से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शनल से पूछेगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि जो सेम होगा वो तो सबने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन हमेशा कैसा आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक, तो जो डिफरेंट केसेस हैं जो आपने अभी यहाँ पर देख लिए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे 3D सीरीज में भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन बात यह आपको ये कितने समय तक याद रहता है। आज हमने पढ़ाया, 3 दिन बाद आपको ये याद नहीं रहेगा। तो आप जितनी बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे, उतना अच्छे से आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद। चलो तो स्कैंडियम का लिखते हैं 3D1 4S2, टाइटेनियम का लिखते हैं 3D2 4S2, वेनेडियम का लिखते हैं 3D3 4S2, क्रोमियम का लिखते हैं 3D5 4S1। ठीक, मैग्नीशियम का लिखते हैं 3D5 4S2, आयरन का लिखते हैं 3D6 4S2, कोबाल्ट का लिखते हैं 3D7 4S2, निकल का लिखते हैं 3D8 4S2, कॉपर का लिखते हैं 3D10 4S1, 3D10 4S2। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, क्रोमियम और कॉपर। ये क्या है यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, होना तो चाहिए था 3D4 और 4S2। वैसे ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे सीरीज चल रही 3D1 2 3 4 होना चाहिए था, लेकिन 5 हो गया, 5 6 7 8। वैसे यहाँ पे 3D9 4S2 होना चाहिए था, है ना, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
ठीक है, वो क्यों होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से देखो 3D 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या होते हैं 5 ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। अब बाकी हमने 11th में पढ़ा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं, जिससे कि हमें ये पता है, हमें ये रूल पता है कि इलेक्ट्रॉन को जब भी फिल किया जाएगा किसी भी शेल में, किसी भी, देखो इसमें हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा कैसे स्पिन में फिल किया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऐसे फिल करो, या एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो हम हमेशा कैसे करेंगे, उन्हें अपोजिट स्पिन में फिल करेंगे। कैसे फिल किया जाएगा, अपोजिट स्पिन में फिल किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। अच्छा, ये आर्गन क्यों लिखा हुआ है, ये हमारी पीएनजी है। पीएनजी यानी कि प्रीवियस नोबल गैस। तो प्रीवियस नोबल गैस यानी कि आर्गन तक तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम बार बार सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना लिखेंगे। क्लास 11th में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में, जहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था। ठीक है, तो आर्गन तक तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके बाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। चलो, इतना समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। चलो, तो चलिए नोट कर लीजिए। अब देखो, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जैसे क्रोमियम वाला है, ठीक, और ये कॉपर है। अब देखो यहाँ पर 9 होते, अगर सपोज यहाँ पर 9 होना चाहिए था ना, 9 होते तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ना होता और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता। ठीक है, अगर ये 9 होते तो ये क्या होता, स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टेबल, क्योंकि तब ये पार्शियली फिल्ड होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया यहाँ पर, तो अब ये क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया, जिस वजह से बच्चों ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की वजह से ये यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होता है। ठीक, वैसे यहाँ पर क्रोमियम के केस में भी सेम है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पर रखना था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता, तो ये वाला पूरा जो शेल है वो पूरा खाली होता। ठीक है, खाली होता, फिर ये पूरा क्या होता, पार्शियली फिल्ड, यानी कि उतना स्टेबल नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ जंप करने से ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि और इलेक्ट्रॉन ने जंप क्यों नहीं किया। देखो, अगर ये 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप भी करता है ना, इसको हम एक्साइट कराते, एक्साइट कराने से ये जंप भी करता, तो भी यहाँ पर क्या होता ना, ये तो ये स्टेबल थोड़ी ना होता। तो हम क्यों जंप कराएं, क्यों हम एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी वेस्ट करें। तो इसको भी अगर हम कराते तो भी ये क्या होता, ये भी क्या होता, स्टेबल नहीं होता। तो जो केसेस स्टेबल हो सकते थे हमने वहीं पर ये किया है। चलो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो ऐसे बातों को। ठीक है, जो भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं इस तरीके से आप उनको याद रख सकते हो। चलो, बाकी तो इजी है सारे, अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर तो हम जनरली पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके एटॉमिक साइज के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। ठीक, चलिए, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज। अच्छा, जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, अच्छा हमें पता है वो सारे मेटल्स ही तो है। ठीक है, तो वो क्या डिस्प्ले करते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करते हैं। अब मेटल्स हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज को ही डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइलिटी, मैलिएबिलिटी होती है। ठीक है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, एंड मेटेलिक लस्टर तो होता ही है ना, शाइन होती है, उनमें चमक होती है। मैलिएबिलिटी होती है, डक्टाइलिटी होती है, थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वायर्स उनके बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने क्लास 10th में, हमने ये पढ़ी होती है। ठीक, द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वॉलेटाइलिटी। अब हमें पता है जो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये हार्ड तो होंगे ही, ठीक, एंड हैव लो वॉलेटाइलिटी, और क्या है, लो वॉलेटाइलिटी।
नेक्स्ट, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा, कुछ मेटल्स होते हैं तो मेटल के बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं। जैसे हमने मेटल का लैटिस बनाते हैं, ठीक, तो उसके बीच में क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, जहां पर जैसे कोई छोटा एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये जाके वहां पर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिससे कि वो उस पर क्या करते हैं, उसको और ज्यादा हार्ड और ब्रिटल बनाते हैं। ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण भी है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का। बाकी हमें पता है जनरली मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। उन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मेटल्स अलग है, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। The melting point of these metal are due to involvement of greater number of electron from N1d in addition to the electron in the interatomic metallic bonding। अच्छा देखो, हमने क्या कहा कि ये जो एलिमेंट है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है N-1d और Ns, इस तरीके से होता है कुछ, है ना। तो यहाँ पर इसके और इसके दोनों के क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, जिससे ज्यादा वैसा बॉन्ड बनेगा और ये ज्यादा क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर ड्यू टू, क्यों है, इन्वॉल्वमेंट की वजह से। किसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N-1d, N-1d के ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट के वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। इन एडिशन टू द Ns इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, Ns इलेक्ट्रॉन के साथ एडिशन में, इन द इंटर अटोमिक मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्ड, अच्छा हमें पता है इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और मेटेलिक बॉन्डिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन तो करेंगे ही पार्टिसिपेट, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन तो देखो दो ही होंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा दो होंगे, लेकिन इसके पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 तक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको और ज्यादा बॉन्डिंग को क्या बना देंगे, स्ट्रॉन्ग बना देंगे, जिस वजह से अगर हमें उसे मेल्ट करना है तो ज्यादा हमें क्या देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर देखो दो अगर हम कह रहे हैं कोई मेटल है, वो क्या है, हार्डली जॉइन है, ठीक है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। कोई भी चीज का एग्जांपल लेते हैं जो क्या है आपस में अच्छे से चिपकी हुई है, उसको हमें हटाना तो बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक, अगर कोई लूजली ऐसे बाउंड हो रखा है, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगानी पड़ती, वो आसानी से हो जाता है। तो वैसे ही मेटल के केसेस में ज्यादा क्या होते हैं, वो इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिस वजह से इसको ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ता है। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे ये सारे पॉइंट्स काम आने वाले हैं, तो आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं, नोट भी करने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं, और साथ में ध्यान में भी रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम इनके अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टीज को अलग पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी को अलग पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को अलग पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट जब हम अलग अलग इनको प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके एटॉमिक और आयनिक साइजेस में क्या क्या वेरिएशन, उनको पढ़ेंगे। चलिए, तो the atomic radii of elements and the d series gradually decrease in radius। तो यहाँ पर क्या होता है, रेडियस में डिक्रीज होता है ना, कम होती रहती है, विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, रेडियस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। रीजन क्या है इसका, रीजन है इसका बच्चों पुअर शील्डिंग की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, पुअर शील्डिंग की वजह से। तो इसको हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डिटेल में। चलो, द डी ऑर्बिटल्स ऑफर, अच्छा डी ऑर्बिटल्स
पुअर शील्डिंग का इफेक्ट होगा। नेट जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियर चार्ज के बीच में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बढ़ जाएगी। अब जब न्यूक्लियर चार्ज और जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, तो वो उसको अपने पास खींचेगा ना, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, यानी कि एटॉमिक रेडियस अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा ही सेम ट्रेंड जो है आयनिक रेडियाई में भी ऑब्जर्व किया गया है। However, the variation with the series is quite small. अब यहाँ पर जो वेरिएशन होता है वो quite small है and not systematic because of two opposite effect. अब यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है वो छोटा भी है और सिस्टमेटिक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर रिपल्शन होता है, दूसरा जेड इफेक्टिव, तो दोनों इफेक्ट, तो बात आती है कौन सा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज द साइज। क्या होता है देखो, अब ये जेड इफेक्टिव क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? देखो, अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा न्यूक्लियस, है ना, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर चलो प्रोटॉन्स है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और हम कह रहे हैं ये है हमारे टारगेट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4s के इलेक्ट्रॉन। अगर हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो 4s के इलेक्ट्रॉन, 4s के इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे 3D के इलेक्ट्रॉन। अगर 3D पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा अट्रैक्ट, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो आप ये सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या कर देंगे, इसको दूर हटा देंगे, साइज बढ़ना चाहिए था। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ रहा है, साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी तो बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज है क्या, जो हमें पता है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की जो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर, तो इस वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, जेड इफेक्टिव की वजह से। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, जेड इफेक्टिव की वजह से। ठीक है, चलो इतना पॉइंट समझ में। अच्छा, पहले आप इतना नोट करो, फिर इसको डिटेल में हम समझेंगे अब। चलो, चलिए बच्चों, तो ये जो वेरिएशन कैसे होता है एटॉमिक साइजेस का ट्रांजिशन मेटल्स में, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।